वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज सर्वर पार्ट 3। जैसा कि पिछले कुछ लास्ट वीडियोस में हमने देखा था एक्सचेंज के ओवरव्यू के बारे में और एक्सचेंज के रोल्स के बारे में। बिल्कुल जो नई चीज आई है रोल्स, उन चीजों के बारे में हमने बात करी थी और हमने कुछ ऑपरेशन एफिशिएंसी के बारे में भी बात करी थी कि एक्सचेंज को आप कमांड लाइंस के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ग्राफिक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जहां आप कमांड लाइन से जब मैनेज करते हैं तो उस जो कंसोल को जो उस प्रॉम्प्ट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। आपको जो प्लेटफॉर्म जो मिलता है उसे बोला जाता है एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। और जो जब आप ग्राफिक्स से मैनेज करते हैं तो उसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से रिलेटेड कुछ और बात कर रहे हैं। The Exchange Management Shell provide a command line interface based on Windows PowerShell for administrating Exchange Server 2007। बात करते हैं कि जब भी आप एक्सचेंज को कमांड लाइन के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तब आप किसका यूज करेंगे, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल का। एक्चुअली होता क्या है, जब आप विंडोज एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तब उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है क्या कि उसको जो है आपके जो कंप्यूटर में, आपके जो सर्वर में पहले से क्या होना चाहिए, पावरशेल इंस्टॉल होना चाहिए। पावरशेल एक नया फीचर है जो कि 2008 के अंदर आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। पावरशेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके सर्वर्स को कमांड लाइन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप एक्सचेंज डालते हैं तो एक्सचेंज क्या करता है, उसी पावरशेल को यूज करते हुए क्या कर देता है, अपना खुद का जो एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल है वो प्रोवाइड करवाता है। उसी को यूज करते हुए क्या करता है, अपना एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल यूज करता है। ओके, द एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल कैन क्या क्या कर सकते हैं आप एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से, ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन द परफॉर्मेंस ऑफ रिपीटेटिव टास्क। ऐसे टास्क जो कि आप बार बार परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपको बैकअप परफॉर्म करना है, आप हमेशा ही क्या करते हैं, बैकअप परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे काम हमें क्या करना चाहिए, कमांड लाइन से करना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड वीबी स्क्रिप्ट। अब मैं बात करूं कि अगर आपको सर्वर 2003 में, एक्सचेंज सर्वर 2003 में कोई छोटा सा भी काम करना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी वीबी स्क्रिप्ट क्या करनी पड़ती थी, क्रिएट करनी पड़ती थी। बट यहां पे आपको कोई वीबी स्क्रिप्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटी सी कमांड चलाएंगे और आपका वो काम हो जाएगा। ओके, यहां पे जो कमांड चलती है उसको कमांड ना बोलते हुए क्या बोला जाता है, कमांड लेट्स, कमांड CMD लेट बोला जाता है। बात करते हैं कमांड्स के बारे में, तो कमांड्स कैसी है, नॉट केस सेंसिटिव। जैसे लाइनक्स में आप देखते हैं कि लाइनक्स में जो कमांड्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है। आप कैपिटल ले लिखते हो तो नहीं लेगा, स्मॉल ए लिखोगे तो ले लेगा। इस टाइप से क्या होती है, केस सेंसिटिव कमांड होती है उस लिनक्स के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा कोई केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल ए लिखोगे तो भी मान लेगा, स्मॉल ए लिखोगे तो भी क्या कर लेगा, वो मान लेगा। टेप कंप्लीशन का फंडा है, जैसे कि आपके सिस्को में होती है कि आपने कॉन्फ लिखा और टेप प्रेस कर दे तो ऑटोमेटिकली वो लिख देता है कॉन्फिगर टर्मिनल। उसी प्रकार से आपने यहाँ पे क्या लिखा, गेट -m लिखा और जैसे टेप प्रेस करेंगे वो क्या लिख देगा, गेट मेलबॉक्स। ओके, मतलब कि टेप कंप्लीशन का फंडा भी है यहाँ पे। कंप्लीट कमांड CMD लेट्स एंड पैरामीटर्स। ओके, यहाँ पे जो कमांड्स बनाई गई है वो क्या है, आपके सिंपल कमांड्स हैं, वर्ब और नाउन की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट वर्ब और मेलबॉक्स नाउन, बिल्कुल ऐसी कमांड है। जैसे कि आपको मेलबॉक्स सेट करना है तो आप क्या कमांड चलाएंगे, सेट मेलबॉक्स। आपको नया मेलबॉक्स क्रिएट करना है तो क्या कमांड होगी आपकी, न्यू मेलबॉक्स। आपको डिलीट करना है मेलबॉक्स को तो डिलीट मेलबॉक्स। आपको कोई डेटाबेस बनानी है तो आप कमांड होगी आपकी न्यू डेटाबेस। कोई डिलीट करनी है डेटाबेस तो उसको डिलीट डेटाबेस।
और आपको कोई डिसेबल करना है तो डिसेबल मेल बॉक्स, इस टाइप से क्या होगी, इजी कमांड से, मतलब कि आपको याद रखने वाली कमांड्स नहीं है। वर्ब और नाउन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं आप, इजीली क्या कर सकते हैं, कमांड को यूज कर सकते हैं। और लिनक्स में क्या होता है आप जानते ही हैं, लिनक्स में जैसे आपको लिस्ट कमांड चलानी है तो उसके लिए आपको ls याद करना पड़ेगा, कॉपी कमांड चलानी, कॉपी करना है तो उसके लिए आपको cp याद रखना पड़ेगा, आपको ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए ch own कमांड आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कमांड के साथ आप नेम दीजिए सर्वर का जो भी, उसके बाद जो आर्गुमेंट आप देना चाहते हैं वो आप दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा कमांड्स के थ्रू। इसके अंदर क्या है, एक्सचेंज सर्वर के अंदर एनीवेयर एक्सेस का फंडा है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, मतलब कि आप एक्सचेंज सर्वर को आउटलुक से भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक वेब एक्सेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और आउटलुक ऑफिस आउटलुक वॉइस एक्सेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आपके एक्सचेंज सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि ये कि आपका जो सर्वर पार्ट है वो क्या है, एक्सचेंज सर्वर, जो कि आपने कहा डाल रखा है सर्वर पे। अब क्लाइंट कैसे आपके एक्सचेंज सर्वर को एक्सेस करेगा, उसके लिए क्या लगेगा आपको, क्लाइंट, आपका क्लाइंट क्या है, आपका आउटलुक। आप क्या करोगे, क्लाइंट पे क्या डालोगे, आउटलुक डालोगे और आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो उसके बाद यूजर क्या करने लग जाएगा, अपना मेल एक्सेस करने लग जाएगा। तो इसमें एनीवेयर एक्सेस है। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर क्या है, बिल्ट इन प्रोटेक्शन है, एंटी स्पैम प्रोटेक्शन है, एंटी स्पैम्स की जो प्रोटेक्शन, एंटी स्पैम रिलेटेड, और SSL वेब एक्सेस है। मतलब कि आप जो भी वेब एक्सेस करेंगे, आप जब आउटलुक वेब एक्सेस करेंगे तब वो जो चलेगा वो किसके ऊपर चलता है, SSL के ऊपर चलता है। तो SSL ऑब्वियसली क्या होता है, सब कुछ इंक्रिप्टेड होता है, तो इसलिए कोई उसको हैक नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी है। ऑटोमेटिक इंक्रिप्शन, आप देखेंगे कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है सब कुछ क्या है, हर एक जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है, सब इंक्रिप्शन है, चाहे वो आपका क्लाइंट सर्वर से कर रहा है, चाहे सर्वर से एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात कर रहा है, या फिर आपका एक्सचेंज सर्वर किसी दूसरे ईमेल सर्वर से जो कि इंटरनेट पे चल रहा है, जीमेल या याहू, इनसे बात कर रहा है, तो सारा जो कम्युनिकेशन होगा उस किस पे होगा, आपका इंक्रिप्शन होगा, तो उसको कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग लगा सकते हैं। जो मेल है, जिससे कोई भी मेल आया तो उस पर मैंने क्या लगा रखा, आप किस किस लेवल पे फिल्टरिंग लगा सकते हैं। वो पहली जो फिल्टरिंग लगा सकते हैं आप, कनेक्शन बेस्ड फिल्टरिंग लगा सकते हैं। कनेक्शन बेस्ड फिल्टरिंग मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर कोई भी, मैं चाहता हूं कि जीमेल से कोई भी मेल मुझे ना भेज पाए, मतलब कि कनेक्शन रिलेटेड, मतलब कि ये जब देख लेगा कि कोई भी मेल अगर जीमेल से आया तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। या फिर मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से मुझे कोई भी मेल ना आ पाए, तो उस टाइप की कनेक्शन फिल्टरिंग में लगा सकता हूं। सेंडर रिसिपिएंट फिल्टरिंग लगा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मेल सेंड करने वाला ये बंदा हो कोई पर्टिकुलर, तो वो उसका मेल मेरे पास ना आए, तो उस हिसाब से भी क्या कर सकता हूं, मैं फिल्टरिंग लगा सकता हूं। पर्टिकुलर कंटेंट फिल्टरिंग लगा सकता हूं, जो मैसेज के अंदर कंटेंट होते हैं मेल के अंदर, उसके बेस पे भी क्या कर सकता हूं, फिल्टरिंग लगा सकता हूं, और उसके हिसाब से आपका मेल जो होगा वो जंक में डाल दिया जाएगा या फिर इनबॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा एक इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज पब्लिक फोल्डर का कॉन्सेप्ट है। पब्लिक फोल्डर मतलब कि आप देखते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज के अंदर बात करता हूं तो एक होता है आपका नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड क्या होता है, पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। आप कॉलेज वाले कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन किससे करनी है, में सारे स्टूडेंट से शेयर करनी है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को कहां पे लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। जो नोटिस बोर्ड पे जाता है उसको क्या मिल जाती है, वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैं बात करता हूं तो एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में, एग्जाम्स की डेट के बारे में, एग्जाम टाइम टेबल के बारे में, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं वो, तो वो सब कहां लगा देते हैं, नोटिस बोर्ड पे। अब नोटिस बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन लगाने की परमिशन तो किसी एक को ही होती है, और बाकी सब क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ ही बंदे लगा सकते हैं, जो कि मैंने कॉलेज से रिलेटेड बंदे हैं, प्रोफेसर और जो कर्मचारी है वो लोग ही क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लगा सकते हैं, और सारे जो स्टूडेंट है उस इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकते हैं, वो लगा नहीं सकते। तो सेम
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप पब्लिकली हर एक यूजर से क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, आपकी कंपनी की जितनी छुट्टियां हैं उन सबका आपने एक कैलेंडर बना दिया और सबके साथ क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आपकी कंपनी की जितने इवेंट है उनका कैलेंडर आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपकी कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय है उन सबकी आपने क्या कर दी है, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना दी और वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। या फिर आपने और भी कुछ एग्जांपल, कुछ ऐसे मेल है या कुछ ऐसी फाइल है जो आपके सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो सारा डेटा आप कहाँ रखेंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर। जब भी उसको कोई, जैसे किसी यूजर को चाहिए कॉन्टेक्ट डिटेल देखना है किसी यूजर का, तो वो क्या जाएगा, उस पब्लिक फोल्डर में जाएगा और उस पर्टिकुलर यूजर की कॉन्टेक्ट डिटेल को क्या कर लेगा, देख लेगा। बट सेम पब्लिक फोल्डर में जो डेटा ऐड करवाने का काम वो केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, और उसको एक्सेस जो है सभी दूसरे यूजर क्या कर पाएंगे, केवल उसको एक्सेस ही कर पाएंगे। ओके, ये हमारा पब्लिक फोल्डर का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि एक्सचेंज का जो आर्किटेक्चर वो क्या है, स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब कि आप इसको आपकी अकॉर्डिंग कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो स्केल हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, आप सारे रोल किस पे डाल दो, एक ही सर्वर पे डाल दो और उसी से क्या करवा लो, सारे काम करवा लो। एक ही सर्वर पे आपने हब ट्रांसपोर्ट डाल दिया, एज ट्रांसपोर्ट भी इसी पे डाल दिया, यूनिफाइड मैसेजिंग, मेल बॉक्स, आपका हर सर्वर क्लाइंट एक्सेस सब कहीं पे डाल दिया, इसी पे डाल दिया। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो पांचों रोल रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर दो रोल ऑप्शनल है। आप एज ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग जो रोल है वो क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो भी ठीक, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जरूरी थोड़ी है कि आपको हर सेंटर में या हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिले, चौकीदार मिले, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेम चीज, तो ये क्या है, ऑप्शनल रोल है। और बाकी जो तीन रोल है वो क्या है, हब ट्रांसपोर्ट, मेल बॉक्स और क्लाइंट एक्सेस, वो क्या है, मैंडेटरी रोल है, आपको डालना ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना उसके एक्सचेंज काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ रोल्स है। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारे रोल एक ही सर्वर पर डाल दिए तो भी क्या कर जाएगा, काम कर लेगा एक्सचेंज इस कंडीशन में भी। कुछ थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्या डाल दिया, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर अलग कर दिया, आपके एक सर्वर पे एज ट्रांसपोर्ट डाल दिया, एक सर्वर पे आपने मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस और यूनिफाइड मैसेजिंग सारे किस पे डाल दिए, एक सर्वर पे डाल दिए। तो इस कंडीशन में भी क्या कर लेगा, आपका एक्सचेंज सर्वर काम कर लेगा। या फिर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे यूजर्स हैं, तो उन सब यूजर्स के लिए, जैसे मेरे दो ऑफिस है, दो मेरी क्या है साइट्स है, तो मैंने कुछ जैसे कुछ मेल बॉक्स सर्वर इस ब्रांच में, हब ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग इस साइट पे कॉन्फ़िगर कर दिए, और कुछ मेल बॉक्स सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स और आपके हब ट्रांसपोर्ट ये कहां पे कॉन्फ़िगर कर दिए, इस साइट पे कॉन्फ़िगर कर दिए। तो इस कंडीशन में भी आपका एक्सचेंज सर्वर प्रॉपर काम कर लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, सब मिलजुल के आपस में क्या कर लेगा, काम कर लेगा। मतलब कि एक्सचेंज का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, स्केल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी चल जाएगा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होगा, काम कर लेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं, जब एक्सचेंज जब डालते हो तो उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि एक्सचेंज के लिए काम करने के लिए चाहिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, डीएनएस चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। और उसके बाद ही क्या करते हैं, आप एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं। मतलब कि आपका जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या करना होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो डालते हैं, अब फिर क्या डालते हैं, उसके ऊपर एक्सचेंज को इंस्टॉल किया जाता है। ओके, तो हम सब आगे देखेंगे। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेल बॉक्स कोटा लगा सकते हैं आप। मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एक्सचेंज सर्वर के जितने भी यूजर है, उन सब का जो मेल बॉक्स की साइज है वो मैक्सिमम 2 GB हो, 2 GB से ज्यादा नहीं हो, तो वो मैं कोटा लगा सकता हूँ। मेल राउटिंग पॉलिसीज लगा सकता हूँ। मेल राउटिंग पॉलिसीज मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी से जितने मेल जाए उन सबको क्या कर दी जाए, उन सबकी कॉपी एक किसी दूसरे मेल बॉक्स सीईओ को भेज दी जाए। या फिर मैं चाहता हूं कि ऐसे मेल जिनके अंदर जॉब लिखा है, कोई उसको सेंड कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, ऐसे मेल जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए या सेंड किया जाए, तो उसकी एक कॉपी किसको भेज दी जाए, एचआर को भेज दी जाए।
ओके, उस टाइप की पॉलिसीज भी लगा सकता हूँ। ऑटो रिप्लाई ऑटो डिस्कवर का फीचर है। आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट है। आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि कंपनीज के अंदर मैं काम कर रहा हूं और मैं गया कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया, ठीक है। अब मुझे मेरे मैनेजर को तो पता है कि मैं कहीं पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, बट जरूरी थोड़ी कि हर आदमी को पता है कि मैं छुट्टी पे हूँ। अब उस बीच में जब मैं छुट्टी पे हूँ तो किसी बंदे ने मुझे मेल भेजा और उसने बोला कि आप मुझे इसका क्या कीजिए, रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, बट कौन रिप्लाई करेगा उस मैसेज का? कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, छुट्टी पर हूं, मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगा। तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि भैया वो मुझे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो मेरे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बट उसको थोड़ी ये पता है कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं छुट्टियों पे गया हूं, ये तो उसको पता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। मतलब कि मैं क्या कर दूंगा, एक मैसेज कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि भैया कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक पे छुट्टी पे हूँ, तो मैं इस तारीख के बाद ही क्या दे पाऊंगा, आपको जवाब दे पाऊंगा। और वो जो मैसेज है वो क्या हो जाएगा, ऑटो रिप्लाई हो जाएगा, उस सामने वाले बंदे को क्या कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया जाएगा। जिससे उसको क्या पता चल जाएगा, कि उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा कहीं पे छुट्टियों पे है, तो इसलिए वो उसको पता चल जाएगा। तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि वो सामने कि मैं उससे इग्नोर कर रहा हूं, ये चीज वो नहीं सोचेगा। ओके, इसके अलावा ऑटो डिस्कवर का फीचर है। ऑटो डिस्कवर एक अच्छा फीचर है। जैसे कि एग्जाम मैं आपको समझाता हूं। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में है, आपका कंप्यूटर कहीं में है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, और आपने यूजर से लॉगिन लिया और क्या किया, आपने आउटलुक इंस्टॉल किया, तो उस कंडीशन में आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपके एक्टिव डायरेक्टरी से कांटेक्ट करके क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको ना तो यूजर नेम डालने की जरूरत है, आप जिस यूजर से लॉगिन है उसी यूजर के करस्पॉन्डिंग क्या कर देगा, वो आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर कर देगा। तो उस फीचर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऑटो डिस्कवर। इस फीचर को भी आगे हम देखेंगे। अगला जो फीचर मिलेगा वो है आपका रिसोर्स शेड्यूलिंग। रिसोर्स शेड्यूलिंग के बारे में आपको बात करता हूं। तो कंपनीज में क्या होती है, आपकी कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं और कार्स होती है। अब जैसे आपको कोई मीटिंग करना है, अब आप क्या करना चाहते हो, कोई मीटिंग करना चाहते हो कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उसको आपको कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए और लैपटॉप चाहिए। तो आप अभी इनको कैसे बुक करते हैं, अभी क्या कर रहा होगा, मैन्युअली कोई बंदा क्या कर रहा होगा, उन सबको मैनेज करता होगा। तो आप क्या करेंगे, उस बंदे से कांटेक्ट करेंगे कि मुझे 4 से 6 के बीच में क्या कर चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम बुक करना है, प्रोजेक्टर बुक करना है और आपका लैपटॉप जो है बुक करना है। तो वो क्या करेगा, वो उसने एक डायरी मेंटेन कर रखी होगी, वो उस डायरी के अंदर चेक करेगा कि आप ये तीनों चीजें 4 से 6 के बीच में फ्री है या नहीं है। अगर फ्री है तो वो क्या कर देगा, मेरे नाम से बुक कर देगा। अगर फ्री नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मुझे ना कर देगा। अब यही चीजें मैं कैसे करवा सकता हूं, एक्सचेंज सर्वर में भी करवा सकता हूं। मतलब कि क्या करूंगा मैं, अभी तो क्या करना पड़ा, मुझे उस बंदे को ढूंढना पड़ा और कांटेक्ट करना पड़ा उससे, ठीक है। अब यही चीज अगर एक्सचेंज सर्वर होता है तो मैं एक्सचेंज सर्वर में भी इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे, मतलब कि मैंने क्या कर दिया, कुछ मेलबॉक्स खड़े कर दिए जिन्हें रिसोर्स मेलबॉक्स बोला जाता है। मैंने एक मेलबॉक्स बना दिया कॉन्फ्रेंस लैब के नाम से, कॉन्फ्रेंस रूम के नाम से, एक मेलबॉक्स बना दिया आपका लैपटॉप के नाम से, एक बना दिया मैंने प्रोजेक्टर के नाम से, ठीक है। जब भी मुझे क्या करना है, इन तीनों को बुक करना है, तो मैं इन्हें क्या करूंगा, मैसेज भेजूंगा, मेल सेंड करूंगा और वो क्या करेंगे, उनके कैलेंडर में चेक करेंगे कि क्या 4 से 6 के बीच में ये रिसोर्स फ्री है या फिर बुकड है। अगर फ्री है तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे नाम से बुक हो जाएंगे, और अगर पहले से वो बुकड है तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो इसे बोला जाता है रिसोर्स शेड्यूलिंग। इस फीचर को भी हम आगे देखेंगे। यूनिफाइड मैसेजिंग, जैसा आप जानते ही हैं कि वॉइस मेल का फीचर, वॉइस मेल का सपोर्ट है इसके अंदर सब कुछ। कैलेंडरिंग मैनेज कर सकते हैं। कैलेंडरिंग में आपको दिया ही एग्जांपल कि आप आपकी छुट्टियों के, कंपनीज की छुट्टियों की जो होती है उनका कैलेंडर बना दीजिए, और जितने इवेंट होते हैं उनको बना के क्या कर दीजिए, लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव सर्च, अब इतने सारे मेल आएंगे जाएंगे तो सर्चिंग भी क्या होना चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। इसमें सर्चिंग को क्या कर दिया गया, फास्ट किया गया है। OWA लाइट, अब आउटलुक वेब एक्सेस का जो एक नया वर्जन आया है वो क्या आया है, लाइट। लाइट मतलब कि हल्का। मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या है, बहुत स्लो है, डायल अप कनेक्शन है।
अब वहां पे तो इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। अब वहां पे आप आपका मेल एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत स्लो होगा, क्योंकि वो पहले इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कॉन्टेक्ट और कैलेंडर्स वगैरह सारे कंटेंट क्या करेगा, शो करेगा। तो उसमें क्या करेगा, उसमें क्या लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, OWA का लाइट वर्जन यूज करेंगे, मतलब ये हल्का वर्जन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको सारी चीजें नहीं दिखाएगा, केवल इनबॉक्स, सेंड में कुछ कुछ जो बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड है वो चीजें ही दिखाएगा। और आपका जो आउटलुक होगा वो क्या करेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इंटीग्रेशन विथ, अब बात करें तो ये आइजा के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा, शेयर पॉइंट सर्वर के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटी स्पैम्स के फीचर है, वेब रेडी डॉक्यूमेंट्स है। वेब रेडी डॉक्यूमेंट्स में आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे अभी मैं आपको बात करता हूं, मैं कौन सी मशीन पे बैठा हूं, लिनक्स की मशीन पे बैठा हूं, और किसी ने मुझे मेल में क्या भेज दी है, वर्ड की फाइल भेज दी है। क्या मैं लिनक्स पे उस वर्ड की फाइल को ओपन कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि जो लिनक्स होता है वो वर्ड को सपोर्ट नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आपका एक्सचेंज सर्वर क्या कर देगा, उसे HTML में कन्वर्ट कर देगा और मुझे सब कुछ क्या कर देगा, वेब ब्राउजर में शो कर देगा। क्योंकि HTML तो क्या है, हर लिनक्स भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो उस फीचर को जो बोला जाता है आपका वेब रेडी डॉक्यूमेंट्स। बंडल्ड इंक्रिप्शन है, मतलब हर एक जो काम जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, इंक्रिप्शन फॉर्म में हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो हम आगे इन सारे फीचर्स को बात करेंगे, फीचर्स के ऊपर बात करेंगे कैसे इनको यूज किया जाए। सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सचेंज के बारे में। तो एक्सचेंज का जो सर्टिफिकेशन होता है उसका एग्जाम कोड है 70236 इसका क्या है, एग्जाम कोड है। जब आप इसका एग्जाम देते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो होता है MCTS, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन एक्सचेंज 2007। जब आप MCSE करते हो 2003 पे, तो उसके लिए भी क्या करेगा, ये इलेक्टिव का काम करता है। आप MCSE करते हैं मैसेजिंग ट्रैक में, या फिर MCITP इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपका मैसेजिंग ट्रैक में, उसके लिए भी क्या करेगा, ये इलेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा और अराउंड 1.5 आवर का एग्जाम होगा। 40 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।